हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसेज अनीता यादव आपके लिए पार्टनरशिप की एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर आई हूँ 12th क्लास राजस्थान बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। और मैंने जिस बुक को फॉलो किया है वो बुक ये है। आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हम शुरू करते हैं साझेदारी। शुरुआत करते हैं साझेदारी सामान्य परिचय से। साझेदारी किसे कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। यहाँ पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एक्ट लागू होता है। मेरा उद्देश्य आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाना है। थ्योरिकल पोर्शन हम फिर कभी करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर ही आती हूँ। आप जानते हैं 11th क्लास में आपने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और उसके बाद आपने उस जो प्रॉफिट आया उसको कैपिटल के अंदर ऐड किया। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे साझेदार है और साझेदारों के बीच में लाभों का बंटवारा करना पड़ेगा। सारा प्रॉफिट कोई एक थोड़ी ले जा सकता है, तो इसके लिए हमें एक अकाउंट और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बताती हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन जस्ट P&L अकाउंट की तरीके से ही बनता है। पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होगा पहले आप ये सुने। जैसे ABC पार्टनर है, उनकी पूंजी लगी हुई है, उनको पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देना है। उन्होंने आहरण किया, उसके ऊपर 9% की दर से ब्याज चार्ज करना है। इसके अलावा B और C वर्किंग पार्टनर है, उसके ऊपर सैलरी उनको देनी है, वेतन देना है। उपरोक्त सभी समायोजनों से पूर्व फर्म के लाभ जो भी अमाउंट दे रखा है 1 लाख है, 20,000, 80,000 है, जो भी है वो हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में इस प्रॉफिट को बाई नेट प्रॉफिट के नाम से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये बिल्कुल P&L की तरह से है। बाई साइड में अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो आता है, लॉस हानि ये डेबिट साइड में आता है। तो साझेदारों से तो एक ही स्थिति में प्रॉफिट हो सकता है संस्था को, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी सब में तो देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में आता है और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। कैसे लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा, उसके नीचे पार्टनर के नाम लिखे और उनका जो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन निकालेंगे उसको ब्याज की राशि को यहाँ लिख करके जोड़कर बाहर लिख देंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आपको लिख करके दोनों साइड का डिफरेंस निकालना है। अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को पार्टनर में उनके दिए हुए अनुपात में बांट दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में अनुपात नहीं है तो आप उसे बराबर बांट दें। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष चीज़ों की जहाँ पर हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, हम बिना पढ़े ही शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखें, जहाँ पर प्रॉफिट की राशि दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ होता है उपरोक्त सभी समायोजनों के पूर्व। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज पढ़ते जाना है। और इसके अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे आ गया तो बाई साइड में लिख दो, बाकी सबको डेबिट साइड में लिख दो। और कौन कौन से व्यवहारों को छोड़ देना होता है? कैपिटल, ड्रॉइंग और करंट अकाउंट का बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट के आइटम हैं। एक तो विशेष बात ये। दूसरी बात ये, उपरोक्त सभी समायोजनों से पूर्व का मतलब है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। लेकिन अगर लिखा हुआ है वेतन देने के पश्चात किंतु अन्य समायोजनों के पूर्व, यानी कि वेतन दिया जा चुका, अभी आपको अकाउंट में नहीं लिखना, प्रॉफिट में से पहले से ही उसको लेस कर दिया गया है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरीके से करते हैं, इसके कुछ मेथड्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे A नाम का व्यक्ति है, A नाम का साझेदार है, उसने अलग अलग डेट को जब इच्छा हुई, कभी 1 महीने बाद ही निकाल लिए, कभी 4 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, इस तरीके से पैसे निकाला। मतलब कि राशि आहरण करने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से करते हैं आप देखें। डेट, अमाउंट, ये 2 कॉलम तो क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको। डेट लिख लिया, अमाउंट लिख लिया। इसके बाद 2 कॉलम और बढ़ा दें मंथ और प्रोडक्ट के। डेट जैसे यहाँ मैंने लिखी है मई 31, जुलाई 1, अक्टूबर 31 और जनवरी 31। अमाउंट है 1000, 800, 500 और 700 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में अगला कॉलम जो मंथ का है वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके एक क्लोजिंग डेट क्वेश्चन में दी हुई होती है। अगर नहीं है तो 31 मार्च मान लें। ज़्यादातर 31 मार्च ही होती है, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में 31 दिसंबर भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर 31 मार्च, मई 31 से 31 मार्च तक के महीने गिनो।
जुलाई 1 से 31 मार्च तक के महीने गिनो, अक्टूबर 31 से 31 मार्च तक के महीने गिनो और जनवरी 31 से 31 मार्च तक के महीने गिनो। ये हमने कैलकुलेट कर दिए। इसके बाद इनको अमाउंट से गुणा कर दो, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्शन आ जाएगा, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन। मल्टीप्लाई 1000 इंटू 10, 8000 इंटू 9, 500 इंटू 5 और 700 इंटू 2, इस तरीके से मल्टीप्लाई करा और इसकी टोटल लगा दी। उसके बाद में हमने एक फार्मूला लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 12 इंटू 100। और टोटल जो आई जैसे 21,100 आई है यहाँ पर, तो 21,100 इंटू 9% मैंने माना अपॉन 12 इंटू 100, जो भी इंटरेस्ट आया वो हमने ला करके इस अकाउंट में इस जगह पर लिख दिया। क्लियर हुआ? तो कब आप प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में साझेदार के द्वारा निकाली गई राशि की अवधि निश्चित ना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं। 2 कॉलम तो अपने आप ही बन जाएंगे, डेट और अमाउंट के। उसके बाद आप आगे मंथ और प्रोडक्ट के कॉलम बनाएं। मंथ कैसे निकालते हैं? दी हुई तारीख से क्लोजिंग डेट तक के मंथ कितने हैं। और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मंथ इंटू अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 12 इंटू 100। जो आपका ब्याज आया उसको यथास्थान P&L अप्रोप्रिएशन में ले जाकर हमने लिख दिया। ये तो सिर्फ हमने एक मेथड सीखा है। अभी हम बात और करते हैं, जैसे कि किसी साझेदार ने हर महीने की पहली तारीख को अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1 ऐसे करके पूरे साल हर 1 तारीख को पैसे निकालता है, अंत में निकालता है, मध्य में निकालता है, या 6 महीने तक निकालता है, या 9 महीने तक निकालता है, या त्रैमासिक निकालता है, क्वार्टरली। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको एक टेबल से बताती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जिस टेबल की मैं बात कर रही हूँ वो आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे दे रखी है। मैं यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले परिस्थिति क्या रहेगी वो अपन देख लें। पूरे 12 माह तक आहरण किया जाए, 9 महीने तक किया जाए, या 6 महीने तक किया जाए, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो ए ने, अपन सिचुएशन भी लेते हैं, प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर मान लो हर महीने के शुरू में 12 महीने तक अगर पैसे निकाले तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? n+1/2। ये जो अवधि की बात कर रही हूं मैं, कॉमन फॉर्मूला जो है वो आपका यही रहेगा, टोटल ऑफ अमाउंट इंटू रेट अपॉन 12 इंटू 100। अब यहाँ पे लिखने के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रही हूँ, n+1/2 यूज़ करेंगे अपन। तो कैसे करेंगे? मान लो 2000 रुपये प्रतिमाह निकाले, तो कैसे करें? 24,000 तो हो गया अमाउंट, रेट मान लो 9%, अपॉन 12 इंटू 100 तो अपनी जगह पर है ना। अब n कितना गिनेंगे? 12 महीने है तो 12 + 1/2 मतलब 6 महीने, तो सॉरी 6.5 महीने, तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रत्येक तिमाही के अंत में किया हो, वही 2000 रुपये प्रतिमाह, तो फॉर्मूला तो वही है, 24,000 इंटू 9/12 इंटू 100, ये अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? n-1/2, मतलब कि 12 - 1/2, ये हो गया आपका 5.5। इस तरीके से कर देंगे। प्रत्येक माह के मध्य में पूरे 12 महीने अगर वो कर रहा है, वही 2000 रुपये प्रतिमाह कर रहे हैं मान लो, तो कैसे करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पर n/2 रहेगा, 9 + 9 माइनस, तो 24,000 इंटू 9, 12 इंटू 100, ये तो है। n कितना गिनेंगे? 12/2, मतलब ये 6 हो गया। ये समझ में आ गया सभी को? जो भी आंसर आएगा वो हम सही जगह पर ले जाकर लिख देंगे। अब मान लो कि एक साझेदार ने
जुलाई 1, 2018 से व्यापार शुरू किया और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में या प्रत्येक माह के मध्य में निकाला। इस बार मैंने डेट क्या बोली, जुलाई 1, 2018, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 ही महीने हुए। तो फॉर्मूला वही रखना है, लेकिन एन पर अब की बार 9 आ जाएगा एन की जगह पर। तो कैसे करेंगे, 9 + 1/2 अगर प्रारंभ में है तो ये हो गया 5 मंथ, यानी फॉर्मूला वही रहा। अब की 24 नहीं होगा, 9 महीने तक 2000 रुपये निकाले तो 18,000 हो गया, इंटू 9, 12 इंटू 100, ये अपनी जगह, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मध्य में, ये अंत में निकालता है तो n - 1/2, n कितना गिनेंगे, 9 - 1/2, यहाँ पर n + 1 था, तो यह हो गया 4। तो वापस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ अमाउंट इंटू रेट 12 इंटू 100, और यहाँ पर आ जाएगा 4। इस और मध्य के अंदर निकालता है तो n/2 मतलब 9/2, यानी कि 4.5, तो हो जाएगा 18,000 इंटू 9 इंटू 4.5/12 इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, 6 महीने तक, मान लो अप्रैल 1 से आहरण शुरू किया और 30 सितंबर तक कंटिन्यू हर महीने के प्रारंभ में निकाला, मध्य में निकाला, अंत में निकाला। फॉर्मूला फिर वही है, n + 1, n - 1 और n, लेकिन यहाँ पर n की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रारंभ में है तो n + 1/2 मतलब हो गया 6 + 1/2, मतलब कि हो गया 3.5। कितने, 6 महीने बोले ना हमने, तो 2000 इंटू 6, 12,000 रुपये निकाले होंगे उसने, इंटू 9 इंटू 3.5/12 इंटू 100। ठीक है, अगर अंत में है तो n - 1/2 मतलब कि 6 - 1/2, ये हो गया 2.5। अब की बार भी 12,000 ही रहेगा ना, 6 महीने तक उसने निकाला है। 12,000 इंटू 9 इंटू 2.5/12 इंटू 100, ये जो भी आंसर आएगा वहाँ पे लिख देंगे। और अगर मध्य में है तो क्या रहेगा, n/2 मतलब 6/2, 3 आया इस बार, तो 12,000 इंटू 9 इंटू 3, 12 इंटू 100। तो ये तो सारा कंप्लीट कर लिया अपन ने आहरण का। अगर 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने तक उसने निकाला। अब बात करते हैं हम तिमाही। मान लो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के अंत में और प्रत्येक तिमाही के मध्य में तिमाही किसको कहते हैं, 3 महीने में एक बार पैसे निकालना। अगर वो 12 महीने तक पूरे तिमाही चलती है, 9 महीने की तिमाही है, या 6 महीने के अंतर्गत तिमाही यूज़ करते हैं, तो कितनी बार निकालेगा, 12 महीने हुआ तो कितनी बार निकालेगा, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला वही रहेगा जैसे उसने निकाला तिमाही के प्रारंभ में, तो n + 3 करना है यहाँ पे /2, इसमें करना है n - 3/2 और इसमें करना है n/2। तो n तो कितना गिनेंगे, 12 ही गिनेंगे ना। यहाँ पे 12 + 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 12 - 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 12/2। तो ये तो हो गया 7.5, ये हो गया 4.5 और ये हो गया 6। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा ही आपको लगाना है। फिर मान लो 9 महीने तक तिमाही के प्रारंभ में निकालता है, तो 9 महीने तक कितना हो जाएगा, 3 ही बार निकालेगा इसका मतलब हो। इस वाले के अंदर आपने क्या करा, 4 बार निकाला, पूरे 12 महीने है तो 4 बार निकाला, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 1 मिनट। 4 से क्या मतलब कि 2,000 रुपये महीने निकाले, 4 बार निकाले, तो 8,000 इंटू 9 इंटू 7.5,
अपॉन 12 इंटू 100। अंत के अंतर है तो 8000 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 100, ये अभी अपन ने किया नहीं। अंत में है तो 12 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 4.5, तो इस जगह 4.5 आ जाएगा। इसी तरह से मध्य है तो 8000 इंटू 9 इंटू n अपॉन 2 मतलब हो गया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, मान लो 9 महीने की तिमाही है तो कितनी बार हो गई तिमाही? 3 बार हुई, 3 महीने की 3 बार हो गई ना, 9 महीने हो गए कंप्लीट। तो ऐसी स्थिति में अब की बार हम n पर 9 कर देंगे, यानी कि n प्लस 3 अपॉन 2 मतलब कि हो गया 9 प्लस 3 अपॉन 2। 3 बार निकाल रहा है इस बार, तो 6000 इंटू 9 इंटू 11 6 अपॉन 12 इंटू 100। अगर इसके अंतर्गत है तो n माइनस 3 अपॉन 2, 9 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब हो गया 3, तो आ जाएगा 6000 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 100, जो भी आंसर आपका आता है। और मध्य में है तो n अपॉन 2 4.5, तो हो गया 6000 इंटू 9 इंटू 4.5 अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बात करते हैं 6 महीने की तिमाही। 6 महीने में कितनी तिमाही आ जाएगी? 2 ही आएगी, तो इस बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। 12 महीने हो तो 4 बार, 9 महीने हो तो 3 बार, 6 महीने हो तो 2 बार। अब की 2 बार का मतलब हो 4000 रुपये निकालें। फॉर्मूला वही है, n प्लस 3 अपॉन 2 मतलब कि 6 प्लस 3 अपॉन 2 4.5 हुआ। फॉर्मूला ये का यही रह जाएगा। n माइनस 3 अपॉन 2, 6 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब हो गया ये 1.5। और अगर मध्य है तो n अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 मतलब कि 3। बाकी एज यूजुअल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर डेट नहीं दे रखी हो आहरण की, तो दर के साथ वार्षिक शब्द अगर लगा हुआ है, रेट के साथ में पर एनम शब्द लिखा हुआ है, तो टोटल ऑफ अमाउंट इंटू रेट इंटू 6 कर देना अपॉन 12 इंटू 100। और अगर वार्षिक शब्द नहीं है क्वेश्चन में, पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो सीधा सीधा अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। ये है आपका कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो नॉर्मल है, आप सभी को आता है कि जैसे ए की कैपिटल है 1 लाख, उस पर 10%, तो 1 लाख इंटू 10/100 10,000 हो गया। लेकिन हम बात करते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर एक तो होता है यदि पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हम साझेदारों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देंगे। मान लो संस्था के लाभ है बाई नेट प्रॉफिट 60,000, तो हम सीधा उस प्रॉफिट को साझेदारों में बांट देंगे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इसके अंदर मान लो बराबर के साझेदार है, तो ये 20-20 हज़ार तीनों के अंदर बांट दिया। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, यदि व्यवसाय में शुद्ध हानि दर्शाई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। हानि का मतलब हो गया, इस तरफ लिखा हुआ होगा टू नेट लॉस, जैसे मान लो 20,000 है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे क्योंकि और बढ़ाएंगे हम, अपने ही लॉस को और बढ़ा देंगे, इसलिए इस लॉस को ही पार्टनर में बांट दिया जाएगा।
तीनों के उनके अनुपात में हम बांट देंगे। तीसरा केस है, यदि लाभ पर्याप्त ना हो। यह सबसे जरूरी है सीखना, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। मान लो फर्म के लाभ तो है 60,000 और ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की है 1 लाख। हमें देना है 20% मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000 और 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। सॉरी, कोई एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। 2,50,000 कैपिटल है मान लीजिए, तो इसका इंटरेस्ट होता है 50,000 और इसकी 1.5 लाख है, इसका हो गया 30,000। तो 80,000 ब्याज होता है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट 60,000 ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम 60,000 तक ही ब्याज दे सकते हैं। तो फिर कैसे देंगे? जितना उनका इंटरेस्ट बनता है उसी अनुपात में 5:3 बनता है ना, तो इस 60,000 को 5:3 के अंदर अपन बांट देंगे। इस तरीके से इस 60,000 को हमने इस तरीके से बांट दिया। मतलब अपर्याप्त लाभ होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज उनके ब्याज के अनुपात में ही जितना उपलब्ध लाभ है उतने बराबर तक का अपन ब्याज दे देंगे। फोर्थ केस है, लाभ पर्याप्त हो। मान लो प्रॉफिट है 60,000 और ब्याज बनता है मान लो 10,000 और 5,000। तो जितना है 60,000 में से आराम से हम 15,000 दे सकते हैं और बाकी को साझेदारों के मध्य प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। 45,000 बचा, इसको उनका रेशो मान लो बराबर का है, तो ये बराबर बराबर करके बांट दिया। फिफ्थ केस है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ये स्पेशल लाइन लिखी हुई आ जाती है अगर, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में लॉस हो, कम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें उनको ब्याज देना ही है। तो जैसे ये पिछला वाला एग्जांपल से ही बता देती हूं मैं, जैसे उनका इंटरेस्ट बन रहा था 50,000 और 30,000, तो भी देना है, भले ही हमारे पास प्रॉफिट कम है। अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाती है लाभों पर प्रभार है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाता है उस कंडीशन में। अब ऐसे में लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप लॉस को बांट दें। तो मैंने आपको अब तक बताया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे चार्ज करते हैं, किस प्रकार इनको खातों में लिखते हैं, जो भी उसके विभिन्न विधियां थी वो सब मैंने बताई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लाभों में गारंटी किस प्रकार दी जाती है। इसके अलावा अगर खातों में सब कुछ एंट्री हम कर चुके हैं, उसके बाद किसी अशुद्धि, किसी गलती का पता चलता है, तो उसको कैसे एक समायोजन प्रविष्टि अन्य समायोजन प्रविष्टियों का किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर भी इन सब की फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो यहाँ पर भी मैं लाइव आकर के आपको कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू।